हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, जो आपका यूनिट नंबर सेकंड जिसको हम लोग वेक्टर कैलकुलस कहते हैं। आज उस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का जियोमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये चीजें हम आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मैंने पिछले यूनिट जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उससे 3-4 लेक्चर में आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूं। और उसमें हमने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और साथ ही साथ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपका यहाँ पे पहले हमको जानना है अच्छे से कि ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट जो डिफाइंड होता है, ग्रेडियंट जो डिफाइन होता है किसी भी स्केलर फील्ड के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड और ये आपका एक आता है वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। अब देखो, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड का मतलब ये है कि स्केलर फील्ड का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये हमारा कोई 3D में रीजन ऑफ स्पेस है, कोई 3D में हमने रीजन ऑफ स्पेस ले लिया और इसके अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट, जितने भी पॉइंट है इस रीजन ऑफ स्पेस में, जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पे जो आपका कोई भी स्केलर होगा उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जो भी स्केलर होगा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। मतलब एक एक आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, हर एक पॉइंट पे सिंगल कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। किसका? पोजीशन का सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन आप कैसे, स्केलर फील्ड में पोजीशन, अब देखो ये 3D है तो जो पोजीशन होगा वो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के अलोंग होगा। क्या होगा? एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के अलोंग होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे पोजीशन अलग अलग होगी और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगी। क्या होगी? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगी। किसका? पोजीशन का। ठीक है, एक्स वाई जेड का सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। मतलब उस जगह पे, उस पोजीशन पे उसके पास एक आपका यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल में टेम्परेचर ले लेते हैं और प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल। तो टेम्परेचर की बात करें तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास 3D रूम है। अब 3D रूम में हमारे पास अलग अलग पॉइंट पे आप देखोगे कि जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। किसी कॉर्नर पे आपकी जो वैल्यू होगी आपको 26 डिग्री सेल्सियस आपको दिखेगी, किसी पॉइंट पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिखेगी, किसी आपको इस रूम में किसी भी पॉइंट पे आपको 24 डिग्री सेल्सियस दिखेगी। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी स्केलर की जो वैल्यू होगी अलग अलग होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर फील्ड की बात करते हैं। वेक्टर फील्ड क्या हो गया? अगर मैं कोई 3D में रीजन ऑफ स्पेस लेता हूं और इस स्पेस में अलग अलग पॉइंट पे, जो आपका अलग अलग पॉइंट पे रीजन ऑफ स्पेस में अलग अलग पॉइंट पे अगर हमारे वेक्टर की जो वैल्यू हो अलग अलग हो, क्या हो? किसी भी वेक्टर की जो वैल्यू हो, वेक्टर की जो वैल्यू हो वो आपकी सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो हो ऑफ पोजीशन हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इस पूरे फील्ड को क्या बोलेंगे? वेक्टर फील्ड बोलेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका
यहाँ पे इस रीजन ऑफ स्पेस में कोई चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है प्लस चार्ज, तो इसके कारण हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपकी रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है अलग अलग पोजीशन पे क्या होगी, अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो पोजीशन के बराबर होगी। मतलब ई जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई पोजीशन वेक्टर के सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो स्केलर फील्ड है इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। ठीक है, स्केलर फील्ड जो होता है यहाँ पे हम लोग स्केलर सिंगल वैल्यूड जो फंक्शन लेते हैं वो हमारा फाई होता है। तो अगर आपका फाई आपका एक स्केलर फंक्शन है तो यहाँ पे स्केलर फंक्शन है किसका, पोजीशन का, तो ये आपका स्केलर फील्ड हो जाएगा। तो फाई एक्स वाई जेड ये आपका स्केलर फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रेडियंट है, तो इन दोनों टर्म को बताने का मोटो क्या था हमारा कि हम लोग ग्रेडियंट जो निकालते हैं, जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो किसी स्केलर फील्ड का निकालते हैं। ऐसा आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि किसी ग्रेडियंट का आप सॉरी ग्रेडियंट आप निकाल रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, किसी वेक्टर फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो हमेशा जो ग्रेडियंट निकलेगा वो किसी न किसी स्केलर फील्ड का निकलेगा। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड पूरे हेडिंग को लिखेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मतलब क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लेट कर लो कि हमारे पास लेटस कंसीडर अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फाई जो स्केलर फंक्शन है किसका है, एक्स वाई जेड का एक फंक्शन। ठीक है, फाई जो है वो आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका हम लोग पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो आप कोई भी रीजन ऑफ स्पेस मान लो, यहाँ पे मान लो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था और लेट से हम लोग यहाँ पे गए तो यहाँ पे जो पोजीशन आपका यहाँ पे जो एक्स वाई जो पोजीशन था, जो आपका स्केलर फील्ड का जो पोजीशन था वो एक्स वाई जेड से कहां तक चेंज हो गया, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और यहाँ पे जेड प्लस डी जेड। ठीक है, ये इसका पोजीशन मान लो कि यहां से यहां तक चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम। पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव थ्योरम। अब आप अगर पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम का यूज करते हैं तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका चेंज हुआ है डी फाई हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाई डेल आर इंटू डी आर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो चेंज है आपका डेल फाई बाई सॉरी डेल डी फाई जो चेंज है आपका इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, डेल फाई बाई डेल आर इंटू डी आर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब मान लो कि अगर मैं एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर लिखूं, एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर लिखूं यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड अगर मैं लिखूं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिख पाओगे, यहाँ पे क्या करना होगा हमको, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। तो यहाँ पे आप आर वेक्टर से मान लो इसका पोजीशन वेक्टर को दिखा रहे हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहले यूनिट में पहले क्लास में ही बताया, सॉरी दूसरे क्लास में ही बताया था कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं पोजीशन वेक्टर किसका लिखूं, इस पूरे कोऑर्डिनेट का लिखूं, यही पोजीशन वेक्टर अगर हमको लिखना रहे x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड, ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको लिखना रहे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे x प्लस डी एक्स आई कैप प्लस y प्लस डी वाई जे कैप
प्लस जेड प्लस डी जेड के कैप। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसका पोजीशन वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस डी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस डी वाई जे कैप, और यहाँ पे जेड के कैप और यहाँ पे डी जेड के कैप। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, और डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड कैप को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका ये जो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और यहाँ पे डॉट इसका किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा d5 की वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं यूज करूं तो आपका कितना आ जाएगा, देखो एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो डेल फाइव बाई डेल आर को, डेल फाइव बाई डेल आर को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर था पहले वेक्टर का वो है, और यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है इसको डी आर वेक्टर से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर दोनों से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, पोजीशन वेक्टर अगर मैं इसका लिखता हूं तो यहाँ पे आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर कर दूंगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यहाँ से हम लोग डी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, सॉरी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं डी आर कैप को, डी आर वेक्टर को। तो यहां से अगर मैं डी फाइव को लिखूं तो डी फाइव आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल डॉट डी फाइव इक्वल टू क्या था आपका, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एक मिनट, डी फाइव बाई डेल आर इंटू डी आर के रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं डेल फाइव बाई डेल आर को लिखना चाहूं तो ये आपका देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको इसको हम लोग क्या कर देंगे, आई डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ये आपका किसी फंक्शन फाइव पे ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, इनटू आपका जो डी आर वेक्टर है, डी आर वेक्टर जो था आपका क्या था, डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, ये हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, डेल फाइव बाई डेल आर को मैंने इस प्रकार से लिख लिया और यहाँ पे जो डी आर था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जब ये पूरा फॉर्म जब कन्वर्ट किया तो हमको इसको सॉल्व करने पर ये चीज हमको वापस से मिलनी चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, ये जो हमने पूरी वैल्यू जो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको सॉल्व करने पर हमको ये वाला टर्म मिलना चाहिए। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे फाइव जब यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा तो फाइव का तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेल बाई डेल फाइव, ये बस समझाने के लिए, डेल बाई डेल डेल फाइव डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाइव आई कैप हो जाएगा, डेल बाई डेल फाइव बाई डेल वाई यहाँ पे जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल फाइव बाई डेल जेड हो जाएगा और के कैप उसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और इसका डॉट किसके साथ करवाने के लिए कहा है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप के साथ करवाने के लिए कहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या ये आपका कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल एक्स डी एक्स डेल फाइव बाई डेल वाई डी वाई और यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल जेड डी जेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसको हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं,
डेल फाई बाई डेल आर इंटू डी आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका जो ये वाला टर्म था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यही से देखो आपका यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट है वो आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, ये बस केवल स्टेप आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे बस केवल स्टेप आपको समझाने के लिए था। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटर बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं डेल ऑपरेटर बोलूंगा, डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये आपका डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर आपका यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो डेल ऑपरेटर यहाँ पे देखिए, डेल ऑपरेटर में लिखने का तरीका क्या था, आई कैप को मैंने इस डिफरेंशियल के आगे वाले पार्ट में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं आई कैप को इस साइड लिखता तो क्या दिक्कत होता, हम अगर आई कैप को इस साइड लिखते तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव है, वो एक्स के रेस्पेक्ट में है, और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है आई कैप, अगर मैं ये इस पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाता है, एक आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करता, क्या किस तरीके से, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता। इसलिए मैंने क्या किया है, कांस्टेंट को चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आई कैप को हमेशा जब भी डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिखिएगा वो इस फॉर्म से ही लिखिएगा। तो डेल, और यहाँ पे फाई पहले से ही है, और इनटू इसको हम लोग जानते हैं कि डी आर वेक्टर से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, किससे दिखा सकते हैं, डी आर वेक्टर से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो डी फाई है यहाँ पे, डी फाई किसको दिखा रहा है, डी फाई यहाँ पे हमने क्या किया था, डी फाई आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड में गए हैं, उस पॉइंट पे ये आपका स्केलर फंक्शन का चेंज को डिफाइन कर रहा है डी फाई। तो डी फाई की जो वैल्यू यहाँ पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो डेल डॉट फाई है, डेल डॉट फाई है, इसी को ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। और ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या बताता है, एक चेंज को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, चेंज को डिफाइन करता है, मैक्सिमम चेंज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यही आपका ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये हमेशा, अभी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आपका चेंज को डिफाइन करता है। ये हमेशा ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका हमेशा किस चीज को डिफाइन करता है, एक चेंज को डिफाइन करता है, कि आपका जो आपका एक पॉइंट पे स्केलर पॉइंट फंक्शन, सॉरी स्केलर फील्ड था, वो अगर दूसरे पोजीशन पे अगर हम लोग चले गए उसी स्केलर फील्ड में, तो दूसरे पोजीशन पे उस जो आपने स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया है, उसकी वैल्यू आपके पोजीशन के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज हुई है, तो उसी चीज को ये आपका ग्रेडियंट बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेडियंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेडियंट आपका क्या होता है। ठीक है, अब ग्रेडियंट हमेशा याद रहेगा, ग्रेडियंट अगर मैं बोलूंगा किसी स्केलर फंक्शन का, तो ग्रेडियंट में डेल ऑपरेटर के साथ डॉट हो जाएगा, किसका, आपका जो इसके जो भी आपने स्केलर फंक्शन लिया है। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन आता है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो ऑलवेज एक वेक्टर आता है। रिजल्ट इसका ऑलवेज एक वेक्टर आएगा, ऑलवेज एक वेक्टर आएगा, ऑलवेज अ वेक्टर। ठीक है, तो ग्रेड फाई को सॉल्व करने पर हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, जिस पोजीशन पे आपने मैक्सिमम रेट से चेंज होगा, उस पोजीशन के क्या बताएगा, चेंज को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई
कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, ये हो गया ग्रेडियंट के ऊपर बात। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब देखो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप इसका देख लेते हैं। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन भी दे देते हैं। चलो एक आप क्वेश्चन भी कर लो इससे। आपका ग्रेडियंट का एक क्वेश्चन है आपका। देखो जो फाई दिया गया है, फाई एक्स वाई जेड जो दिया गया है, ये आपका कुछ इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, इस फॉर्म में आपको स्केलर फंक्शन दिया गया है और बोल रहा है कि आपको ग्रेडियंट निकाल के दिखाइए। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो फाई की वैल्यू दी गई है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन में दी गई है, मतलब पोजीशन वेक्टर के रूप में इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। और अगर आपसे बोल दे कि ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल के दिखाइए, ग्रेड फाई निकाल के दिखाइए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, डेल ऑपरेटर की वैल्यू पता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ये है। और यहाँ पे फाई आपका दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल डॉट फाई आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका ये जो स्केलर फंक्शन है ये तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैप आपका बाहर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2xy हो जाएगा। फिर अब क्योंकि यहाँ पे तीनों में होगा, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका इसमें आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो इस पूरे डिफरेंशियल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और यही वैल्यू जो होगी ये ग्रेडियंट के वैल्यू को बताएंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो डेल बाय डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2xy लिख देंगे। ठीक है, फिर y और z दोनों कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, प्लस और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे yz बचेगा, तो 2yz आई कैप बचेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस y का आपका z बचेगा, फिर यहाँ से एक्स जेड बचेगा और j का बचेगा। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसके डिफरेंशिएशन को, तो यहाँ पे एक्स जेड के रेस्पेक्ट में तो ये 0, ये आपका केवल y बचेगा, और यहाँ पे आपका z के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाई बचेगा, और ये आपका k कैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई का यहाँ पे रिजल्ट आपका निकल के आ गया, तो मैंने एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा जहाँ पे स्केलर फंक्शन पता होगा और बोल देगा कि ग्रेडियंट निकाल के दिखाइए, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका इसका क्या होता है। मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब यह होता है कि ज्योमेट्रिकली ये किस चीज को हमको दिखाता है। अगर कहीं पे ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने निकाला, तो वो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमको किस चीज के बारे में बताएगा, ये चीज आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से पता चलेगा। चलो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए प्रूफ करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेंगे, और मान लो कि यहाँ पे दो सरफेस ले लेते हैं। कंसीडर कर लिया कि ये आपका S1 सरफेस है और एक और सरफेस यहाँ पे ले लीजिए,
ये आपका कोई सरफेस है, इसको हमने S2 मान लिया। ठीक है, इस इस सरफेस पे जो आपका यहाँ पे जो स्केलर पॉइंट फंक्शन था, स्केलर फंक्शन जो था फाई जो था, वो आपका किसके बराबर है? यहाँ पे लेट अस कंसीडर consider a scalar function on S1। S1 पे जो स्केलर फंक्शन है वो किसके बराबर है? फाई एक्स वाई जेड के बराबर है। मतलब ये आपका फाई के बराबर, और जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी किसके बराबर आएगी? एक कांस्टेंट के बराबर। मान लो कि C1 हमने ले ली। अब ये कैसे आपका कांस्टेंट आता है, देखो इसी क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं इस स्केलर फंक्शन में कोऑर्डिनेट आपको दिए गए रहे 1 2 3, आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तीनों की वैल्यू 1 दी गई है। 1 या कुछ भी आप ले सकते हो, 1 2 3 या कुछ भी ले सकते हो, बस मैं सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे छोटा ले रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, तो मान लो 1 0 3 हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं तो देखो यहाँ पे ये जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 रखूंगा x की जगह तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है, प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, एक मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू 1 ही ले लेता हूँ, 1 1 3 ले लेता हूँ, तब आपका कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कैसे हमने ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, और y की भी वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 3 6, और आपका 7 आ गया। मतलब 5 की जो वैल्यू आई किसी कोऑर्डिनेट गिवन कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, वो आपकी कितनी आ गई? एक कांस्टेंट निकल के आई। क्या निकल के आया? एक कांस्टेंट निकल के आया। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि यहाँ पे जो फाई एक्स वाई जेड है पहले सरफेस पे वो आपका C1 के बराबर है। लेट से अगर सरफेस S2 है, यहाँ पे जो फाई एक्स वाई जेड है ये आपका किसके बराबर है? फाई प्लस डी फाई के बराबर है, और यहाँ पे जो हमने अगर जो कांस्टेंट लिया है वो C2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट C2 लिया है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास S1 सरफेस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे S1 सरफेस पे एक पॉइंट P है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑन S1। तो S1 सरफेस पे एक पॉइंट हमने P ले लिया है, और S2 पे हमने क्या लिया है? S2 पे लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑन S1 P लिया है, और यहाँ पे S2 पे जो पॉइंट लिया है वो हमने क्यों यस लिया है, मान लो यस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यस कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट से यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया? डी आर मान लिया। तो डिस्टेंस आपका डी आर क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिस्टेंस है। अब ये देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको पता चलेगा कि ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका किस किस सरफेस के किस डायरेक्शन में, हमेशा हमको किस चीज की वैल्यू को, किसी चीज की वैल्यू को सरफेस के किस डायरेक्शन में दिखाता है, क्योंकि आपका ग्रेडियंट का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो हम मान लो कि हमको किसी सरफेस पे किसी पॉइंट का मैग्नीट्यूड तो पता ही चल जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन उस पॉइंट का जो ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब किस डायरेक्शन में होगा वो हम कैसे पता कर पाएंगे? वो हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे डी आर हमने मान लिया कि डिस्टेंस है किसके किसके बिटवीन में, P एंड S के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं डी फाई जो चेंज हो रहा है वो चेंज अगर मैं दिखाना चाहूं तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा?
डेल फाई बाई डेल आर इंटू डी आर से मैं दिखा सकता हूं। जैसा कि अभी हमने ग्रेडियंट में पढ़ा कि चेंज को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। कौन से थ्योरम से? जो पार्शियल डेरिवेटिव का जो थ्योरम होता है उसके यूज करने से हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो डी फाई है, जो चेंज है, वो आपका यहां से यहां तक जाने में जो चेंज हुआ है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डी फाई किस चीज को बता रहा है? चेंज को बता रहा है। जब हम लोग पी से यस तक जा रहे हैं, पी से यस तक जा रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है? चेंज को बता रहा है, रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज को बता रहा है। जब हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं? वी गोइंग पी टू यस, वी आर गोइंग टू पी टू यस, जब हम लोग पी से यस के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाय डेल आर इंटू डी आर है, और डी फाई आपका चेंज को बता रहा है। लेट से अगर मैं कोई और पॉइंट, लेट से अगर मैं इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लूं, तो चेंज आपका जो होना चाहिए, वो आपका जो चेंज होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा? ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर सरफेस S2 पे, लेट से यहाँ पे सरफेस S2 पे आपका कोई भी जो चेंज होगा वो आपका क्या होगा? हमेशा डी फाई के बराबर होगा, एक कांस्टेंट सेम होगा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे लिखेगा सेम। ये आपका हमेशा क्या होगा? सेम। ठीक है, हम जब P से यस तक जा रहे थे तो चेंज आपका यहाँ पे डी फाई था। तो इसी तरीके से अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट Q ऑन यस, पॉइंट Q ऑन सरफेस S2। ठीक है, लेट से हमने एक पॉइंट Q ले लिया ऑन S2, नॉर्मल टू P। ठीक है, तो P के परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन में, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। लेट से हमने एक पॉइंट ले लिया यस क्यू, जो कि P के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब कि यहाँ पे Q आपका यहाँ पे है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो चेंज है उसको मान लो हमने dn ले लिया। क्या कितना चेंज ले लिया? सॉरी, डिस्टेंस हमने लिया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया है वो dn लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज आना चाहिए वो हमेशा जो डी फाई जो चेंज आया है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थीटा एंगल है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक क्यू पॉइंट है जिसका यहाँ पे P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और यहाँ पे पी क्यू का जो ये आपका डिस्टेंस है, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपका क्या है? n कैप। वो कितना है? n कैप के बराबर है। ये सारी चीजें आपकी कंसिडर की जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज होना चाहिए, जो डी फाई होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे हमेशा सेम रहना चाहिए। जो चेंज होना चाहिए, पहले हम लोग P से यस तक गए थे तो चेंज आपका इतना था, अब हम लोग P से क्यों जा रहे हैं तब भी आपका जो चेंज होना चाहिए वो इतना ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब डिस्टेंस ले लिया हमने, अब लेट कर लेते हैं कि हमारा P के कोई बीच का डिस्टेंस dn है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी आर मिनिमम की, अगर मैं बात करूं डी आर मिनिमम की, डी आर का मतलब अगर मैं इस सरफेस S1 से S2 तक जा रहा हूं तो आपका जो डी आर है वो कब आपका सबसे मिनिमम होगा? इस चीज को यहाँ पे बताइए। यहाँ पे डी आर जो होगा वो कब सबसे, यहाँ पे मान लो ये एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है, और यहां से यहां तक जाने में आपका कब सबसे कम टाइम लगेगा? कैसे आप जाएंगे? जैसे मान लो कि आपके पास दो आपके फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाने का दो तरीका है, एक लिफ्ट पे जा सकते हैं, एक आपका
किससे जा सकते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो लिफ्ट आपका क्या करता है, हमको जल्दी पहुंचाता है, लेकिन लिफ्ट लिफ्ट आपका कैसे चलता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यहां से इन दोनों फ्लोर के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डीआर मिनिमम को दिखाएगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जब आप यहां से यहां तक परपेंडिकुलरली ट्रेवल करेंगे। देखो ये डिस्टेंस जो होगा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 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 लेकिन जो सबसे कम टाइम लगेगा वो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दो सरफेस में वो आपका कितना होगा, यहाँ पे किसके बराबर होगा, डी एन के बराबर होगा। अब ये दोनों वैल्यू इसलिए लिख रहा हूं कि जो चेंज होगा ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अब डी एन के बराबर होगा। अब चलो यहाँ पे मैं बताऊं, अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में आपका जो रेट ऑफ चेंज है डेल फाइव बाई डेल आर कब आपका मैक्सिमम होगा, कब आपका सबसे तेजी से आपका चेंज यहाँ पे आएगा, जब आप पी से यस तक जा रहे हो या पी से क्यू तक जा रहे हो, कब आपका जो चेंज होगा, जो आपका डी आर जो पोजीशन का चेंज होगा, मतलब फाइव का जो चेंज होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। कब आपका मैक्सिमम यहाँ पे चेंज आएगा, तो वो आपका जब चेंज आएगा जब आपका डेल फाइव डेल एन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे होगा, ठीक है। यही तो आपका यहां से P से Q जब जा रहे हो तभी तो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आपको दिखाई देगा। आपका मिनिमम रास्ता ये है। अब देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का सबसे छोटा रास्ता हमको पता है कि ये है, तो इसी डायरेक्शन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो हमको मैक्सिमम रेट से चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मैक्सिमम रेट से चेंज आपका कब देखने को मिलेगा, जब हम लोग सबसे छोटे रास्ते पर ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे ए पॉइंट है, जैसे मान लो ए बी पॉइंट है, ठीक है, एक रास्ता ये है और यहाँ पे बी है। अब ये बताओ कि एक पोजीशन जो ए पे था, मान लो यहाँ पे कोई कोई आपका पॉइंट है, ये पॉइंट चलते चलते आपका इस रास्ते से आया, तो इसका जो रेट होगा इस पॉइंट बी पे पहुंचने का, इस पॉइंट का बी पे पहुंचने का जो रेट होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि ये आपका इतना घूम के आ रहा है। अगर वही पॉइंट अगर यहां से यहां तक ट्रेवल करता है परपेंडिकुलर, जैसे यहां से यहां तक गया है, तो उस समय इसको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम रेट जो चेंज है, मैक्सिमम जो रेट चेंज है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, डेल फाइव बाई डेल एन। जो ये डेल एन का रेट जो आपका यहाँ पे आपका जो रेट होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का, वही आपका उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों वैल्यू उठा के अब यहाँ पे रख देंगे डी फाइव में। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी फाइव इक्वल टू डी आर बाई, यहाँ पे पहले क्या है, डेल फाइव बाई डेल आर है, तो डेल फाइव बाई डेल आर की जगह डेल फाइव बाई डेल एन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, डेल फाइव बाई डेल एन रख सकते हैं। और डी आर आपका मल्टीप्लाई है, डी आर की जगह क्या रख सकते हैं, डी एन रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डी आर आपका डी एन रख सकते हैं। अच्छा ये बताओ डी एन की जो वैल्यू है, यहां से देख के बताओ जो डी एन की वैल्यू है, क्या हम यहां से डी एन की वैल्यू डी आर कॉस थीटा रख सकते हैं। ये देखो आपका, देखो यहाँ पे ये आपका, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे, यहाँ पे मान लो ये आपका डी आर यहाँ पे है, ये एंगल थीटा बना रहा है। अब हमको पता है कि कोई भी चीज होती है तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर जो होगा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक तो एक इस थीटा के एंगल के पास वाला कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा। इधर कितना होगा, डी आर साइन थीटा, इधर कितना होगा, डी आर कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो क्या मैं dn की वैल्यू dr cos थीटा के बराबर लिख सकता हूं, वही तो कंपोनेंट होगा dr का, dr cos थीटा, dn की वैल्यू dr cos थीटा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, देखो
अब देखो यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dn की जो वैल्यू थी वो आपके dr cos थीटा के बराबर आ सकती है। अब देखो जो dn के जगह पे, यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले। अब देखो डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, डेल फाई बाई डेल एन, इसको आप समझने के लिए रख दो, डेल फाई बाई डेल एन इंटू डी एन के जगह डी आर कॉस थीटा रख सकते हैं। अब डी आर कॉस थीटा को, क्या मैं डी आर कॉस थीटा को यहाँ पे यहाँ पे एन कैप इंटू डी आर वैक्टर, एन कैप डॉट डी आर वैक्टर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा होता है। अब देखो n कैप जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ये आपका dr में हो जाएगा और cos थीटा वैसे ही उतर जाएगा। मतलब dr cos थीटा को n कैप इंटू dr वेक्टर में लिख सकता हूं। ठीक है, n कैप इंटू dr वेक्टर के रूप में लिख सकता हूं। तो यहां से dr इक्वल टू, यहाँ पे dr cos थीटा इक्वल टू आपका क्या था, dn n कैप डॉट dr वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, तो डेल फाई बाई डेल n इंटू n कैप इंटू dr वेक्टर आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंटू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये आपका टर्म है, यही आपका पूरा टर्म जो है वो यहाँ पे चेंज को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप, यही आपका क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है। मतलब डेल डॉट फाई इंटू यहाँ पे इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रेड फाई भी लिखते हैं। और ये किसको बताता है, यहाँ पे डेल फाई बाई डेल एन के बराबर इंटू एन कैप के बराबर। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो आपका क्या है, यहाँ पे जिधर आपका मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है, जिधर आपका एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाने पर मैक्सिमम जो चेंज हो रहा है, उसी चीज को ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेडियंट ऑफ फाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जब आपका मैक्सिमम रेट से चेंज हो। ये आपका डेरिवेटिव क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, फाई के पोजीशन के हिसाब से चेंज होने पर कि कब आपका मैक्सिमम रेट से चेंज होगा। जैसे मान लो कि आप, कोई पहाड़ है, ठीक है, आपको किसी पहाड़ पे बहुत तेजी से आप पहुंचना चाह रहे हो, ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका उस पॉइंट को दिखाएगा जिधर से आप सबसे कम समय में सबसे तेजी से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ फाई किसको दिखाता है, मैक्स रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। ठीक है, एन कैप क्या है, उसका डायरेक्शन है, मैक्स रेट ऑफ चेंज का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड की तरफ है। यहाँ पे देखो एन कैप का डायरेक्शन हमने किधर लिया है, अपवर्ड लिया है। जब जिस डायरेक्शन में मैक्स रेट ऑफ चेंज होगा उसी का जो डायरेक्शन होगा वहां पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे, तो यही आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर होगा। ठीक है, तो यही था इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे, देखो लाइन बाय लाइन आपको थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे लिखवाया गया है, कंसीडर अ स्केलर फील्ड विथ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, हाउ फास्ट डज फाई वेरी इन स्पेस। अब देखो फाई आपका स्पेस में कितने तेजी से वेरी करेगा, इसका इनफाइनाइट आंसर हो सकता है। देखो लिखा है द क्वेश्चन हैज इनफाइनाइट आंसर। अब भाई स्पेस में कई तरीके से ये चेंज हो सकता है, तो इसका इनफाइनाइट आंसर हो सकता है। वन फॉर ईच डायरेक्शन वी माइट चूज द एक्सप्लोर, हर एक डायरेक्शन में हम लोग को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी चीज को प्रूव किया गया है। लेट अस कंसीडर क्लोज सरफेस S1 S2 ऑन द फील्ड सच दैट, यहाँ पे देखो फाई एक्स वाई जेड, और फाई एक्स वाई जेड जब चेंज हुआ है तो C2 कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट कैसे आए मैंने बता दिया। देखो फ्रॉम पॉइंट P ऑन सरफेस S1 एनी पॉइंट S2 इंक्रीज इन वैल्यू स्केलर फंक्शन इज सेम होगा, डी फाई के वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो पहले P और R एक पॉइंट लिया है तो उसका चेंज इतना था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट Q ले लिया गया है,
ये जो क्यों लिया गया है, इसका n कैप यूनिट वेक्टर लगाया गया है। लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन सरफेस P एंड Q, P एंड Q के बीच का लीस्ट सरफेस है। अब लीस्ट डिस्टेंस वाला सरफेस है तो देखो dr मिनिमम जो है dn के बराबर है डेल फाई बाई डेल आर। कब आपका मैक्सिमम चेंज होगा, जब डेल फाई बाई डेल n होगा। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है। इसको देखो dr cos थीटा किया गया है, यहाँ पे रखने के बाद ये वाला आया। फिर इसके बाद इस पूरे टर्म को किसके बराबर लिखा गया है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे वी में कंक्लूड हम इससे कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हमेशा आपको क्या बताएगा, एक वेक्टर के बारे में बताएगा हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन। जिधर आपका मैक्सिमम रेट से आपका कोई पॉइंट फंक्शन चेंज होगा, उसी डायरेक्शन को ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर। ठीक है, तो ये था। अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस में, फिजिक्स में इसका कहाँ कहाँ यूज है। यहाँ पे फिजिक्स में दो, आप जब 12th में पढ़ते हो तो एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इक्वेशन लिखा जाता है ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल डॉट वी। मतलब वी जो है एक आपका स्केलर फील्ड है। क्या है, स्केलर फील्ड है, फाई के रूप में है। और ये आपका डेल ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। तो ये बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ ग्रेड वी लिख सकते हैं ना। तो निगेटिव ऑफ ग्रेड वी होने का मतलब ये है कि किधर, अब देखो यहाँ पे आपका क्या था, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या बताता था, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता था। लेकिन यहाँ पे जो है निगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जिधर आपका मैक्सिमम रेट से कोई चीज जो पोटेंशियल होगा, जिधर आपका मैक्सिमम रेट से कम होगा, उधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके किसके बराबर होगी, जिधर आपका जो पोटेंशियल है वो सबसे तेजी से कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आने से उसका डेफिनेशन आपका ठीक उल्टा हो गया है। ठीक है, कि ये आप यहाँ पे क्लास 12th में पढ़ने वाले हो, क्लास 12th में पढ़ के ही आ रहे होगे। ठीक है, और फर्स्ट है देखो कंजर्वेटिव कोई फील्ड ले लेते हैं, वहां पे फोर्स है। तो फोर्स जो होता है वो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिखा जा सकता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव है तो मतलब यहाँ पे इक्वेशन होल्ड्स फॉर बोथ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आप देखो निगेटिव लिखा गया है तो मतलब जिधर आपका सबसे तेजी से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, उधर आपका फोर्स की वैल्यू जो होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, आ जाते हैं आप क्वेश्चन पे। अब देखो आपके रिटन क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं। रिटन क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लूं, देखो पहला क्वेश्चन दे देगा कि डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है तो आपको ग्रेडियंट डेल, आपको डायरेक्टली डेल डॉट फाइव इक्वल टू, इसको डायरेक्टली लिख देना कि यहाँ पे डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख देना और फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मतलब कितना हो जाएगा, डेल फाइव बाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाइव बाई डेल वाई जे कैप, डेल फाइव बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख के दिखा देना। अगर यही क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में आपको दिखाना है तो डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो जितना मैंने स्केलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा टर्म आपको लिख के आना है एग्जाम में। हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए जो जो लैंग्वेज मैंने बोला है, जब स्टार्टिंग में मैं वो चीजें बता रहा था, तो वो सारी चीजें आपको लिख के आना है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ
of scalar field and also explain the geometrical 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 interpretation of gradient of phi। ठीक है, तो इस तरीके से दो क्वेश्चन दे देगा, ये आपका लॉन्ग में पूछ देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो बोल देगा कि राइट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख के दिखाओ। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो एमसीक्यू अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन कोई दे देगा, मतलब यहाँ पे फाई का वैल्यू दे देगा कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड ये फंक्शन है, इसका ग्रेड फाई निकाल के बताओ, ग्रेड फाई निकाल के बताओ। ठीक है, अब इस चीज को आप यहाँ पे सॉल्व करके, मुझे होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके बताइएगा इसको इसका आंसर कितना होगा। तो दो तीन ऑप्शन आपसे ए बी सी आपसे डी आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और इसी प्रकार से पूछ देगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सेकंड आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड आपसे बोल देगा कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा कि द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेड फाई, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेड फाई, जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट के बाद डैश दे देगा और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। यहाँ पे फ्लो को दिखाता है, फ्लो ऑफ स्केलर फंक्शन के फ्लो को दिखा रहा है, या मैक्स रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है, मैक्स रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है। ठीक, थर्ड आपका है कि आपका कर्ल को दिखा रहा है या रोटेशन को दिखा रहा है, रोटेशन ऑफ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 4 ऑप्शन सेटअप करेगा और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये ग्रेडियंट आपका डाइवर्जेंस कर्ल का फिजिकल और जो आपका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही था आज के इस लेक्चर में। हाँ बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ाई जाए, तो आप हमारे, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप हमारे नवोद्भव बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट्स, जो भी सब्जेक्ट होंगे, वो चारों सब्जेक्ट, जो भी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट होंगे, वो सारे सब्जेक्ट केवल मात्र एक वन टाइम पेमेंट 1250 रुपीज में करवाया जाएगा। एक टाइम 1250 रुपीज का पेमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट, सारे पीडीएफ के साथ इसमें आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा। इसी प्रकार से डाउट क्लासेस होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, और यहाँ पे यूनिट वाइज रिवीजन, एक यूनिट जैसे ही एंड होगा तैसे ही उस यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी 3 मंथ तक, कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा 3 मंथ तक होगा, कोर्स 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी आपकी एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से प्ले स्टोर से, और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का मुझे पीडीएफ मिल जाए,
तो पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड करने के लिए हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उस पे आप लॉगिन करिए, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहां पे आप इस पूरे पीडीएफ को, आप जितने भी लेक्चर अभी तक गए हैं वो सारे पीडीएफ वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो और भी कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में बच्चों। आई होप कि आपको ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।